ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध ग्रह। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, बुध ग्रह है। और इसके अलावा एक शुक्र ग्रह भी है दोस्तों, शुक्र ग्रह, जो कि पहले ये सन से सबसे पहले 2 ग्रह पड़ते हैं। एक होता है आपका बुध ग्रह और दूसरा होता है शुक्र ग्रह। यही दोनों जो होते हैं दोस्तों, इनके पास खुद का कोई उपग्रह नहीं है, मतलब खुद का कोई मून नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका अर्थ, जो कि 3 नंबर पे पड़ता है दोस्तों। इसके पास एक उपग्रह है दोस्तों, मून एक है इसके पास। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस पे है दोस्तों? तो वो है सैटर्न पे, है ना, सैटर्न। याद रखिएगा दोस्तों, शनि ग्रह पे सबसे ज़्यादा उपग्रह है। उस पर कितने हैं दोस्तों? तो उस पर है 83, टोटल 83 उपग्रह है दोस्तों शनि ग्रह पे। और उसके बाद आता है आपका बृहस्पति ग्रह दोस्तों, है ना, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर जिसको बोलते हैं। उस पर टोटल 79 उपग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? तो वो है गैनेमाइड। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? गैनेमाइड, है ना, गैनेमाइड सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। चलिए, अगर हम लोग इस ऑप्शन में भी कुछ बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मंगल ग्रह है एक, फिर आपका नेपच्यून है, प्लूटो है। तो आपको पता ही है दोस्तों, नेपच्यून के पास टोटल 14 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह हो गया लाल ग्रह जिसको बोलते हैं दोस्तों। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया था, ग्रह की संख्या से इसको हटा दिया गया था दोस्तों, है ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसको हटा दिया गया था दोस्तों, ग्रह की श्रेणी से, आपको पता ही है, 2006 में। चलिए, तो दोस्तों कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ज्योग्राफी के सेशन को, जो कि बीपीएससी घटना चक्र का ही पूरा क्वेश्चन होगा दोस्तों इसमें। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसके पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको भी देख लेंगे ज़रूर से, जो कि पूरे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक होगा दोस्तों, घटना चक्र का ही है एक्चुअली। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें सारे के सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के। तो आज का अपना क्वेश्चन होगा दोस्तों विश्व के भूगोल से। पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपके सौरमंडल के ही भाग है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा जो ये निहारिका है ना दोस्तों, ये सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज करी थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार ये बात कही थी और उन्होंने एक प्रिंसिपल लाया था जिसमें ये बात हुआ था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो दोस्तों वो थे कॉपरनिकस, है ना, कॉपरनिकस थे दोस्तों। इन्होंने ही 1514 में एक पुस्तक लिखी थी, है ना, लिटिल कमेंट्री। उसमें ही इन्होंने ये सिद्धांत के बारे में बताया था दोस्तों कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है दोस्तों। इन्होंने ये बात कही थी, है ना। ये सूर्य हो गया और इसके चारों तरफ क्या है? पृथ्वी घूम रही है ना, परिक्रमा कर रही है। और ये जो है इन्होंने कही थी कि जो है सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है ब्रह्मांड के। इन्होंने ये बात कही थी, इनके प्रिंसिपल था। लेकिन इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अपनी भारत की हिस्ट्री से संबंधित है कि भारतीय खगोलवाद बराहमिहिर, मैं उनका नाम लिख देना चाहूँगा, बराहमिहिर, जो कि लगभग 1000 साल पहले इन्होंने ये बात कह दी थी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने 1000 साल पहले ही ये बात कह दी थी, जिसको 1514 में अपनी पुस्तक के द्वारा कॉपरनिकस ने ये बात कही। तो आपको पता ही है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे खोज हुए जिसको पहले ही भारतीय खगोलवाद, भारतीय मतलब ऋषि मुनि, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, मतलब जिनको मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उन लोगों ने ये बात पहले ही कह चुकी थी, पहले ही मतलब वो कह चुके थे ये सब बातें, जो अभी मतलब आगे चल के साइंटिस्टों ने उसको प्रूव किया एक्चुअली। तो वो सब चीज़ें रही थी। हालांकि भारत का भी इससे बहुत बड़ा मतलब इतिहास और नाता रहा इस सब चीज़ों से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? तो इस बात को हम लोग जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य जो है ना वो हमारी आकाशगंगा के लगभग अरबों तारों में से एक है। क्योंकि आपको पता है सूर्य क्या है, वो एक तारा है एक्चुअली में, है ना, एक तारा है एक्चुअली में। तो ये क्या होता है कि गैलेक्सी में जितने भी स्थित तारे हैं ना, सबकी लगभग
क्या होता है, ये परिक्रमा कर रहे होते हैं, जितने भी तारे होते हैं इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहे होते हैं, जितने भी तारे होते हैं गैलेक्सी में। तो एक्चुअली एक गैलेक्सी का कोई सेंटर पॉइंट होगा और उससे सन का जो लगभग डिस्टेंस है ना, वो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष है दोस्तों, है ना, 30,000 प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। और उसमें से जो सन का जो स्पीड बनता है ना, वो होता है 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि सन जो है वो लगभग एक परिक्रमा करेगा, किसकी, आकाशगंगा की। वो लगभग समय हो जाता है आपका 23 करोड़ वर्ष, 23 करोड़ वर्ष, है ना, 23 करोड़ वर्ष हो जाता है। अब ये 23 करोड़ वर्ष को ही हम लोग ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं, कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना, इसी के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 23 करोड़ वर्ष होता है और उसके अप्रॉक्स में जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इसलिए इसने ऑप्शन डी कर रखा है। हालांकि ये 1995 का क्वेश्चन है, इस वजह से इसके अप्रॉक्स में रखा है, लेकिन अब बीपीएससी ने एक नया ऑप्शन लाया हुआ है, ऑप्शन ई, जिसमें आपको एग्जैक्ट है तभी आप ऑप्शन लगाएं, नहीं तो ऑप्शन ई को सीधा सेलेक्ट करें, एकदम सेफ हैंड खेले, है ना। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 करोड़ वर्ष है परिक्रमा लगाने के इसका टाइम पीरियड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, कॉन्स्टेलेशन कितने हैं दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में, तो वो लगभग होते हैं दोस्तों कितने, 88, याद रखिएगा दोस्तों। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग आकाश में टोटल 88 कॉन्स्टेलेशन है दोस्तों, तारामंडल है, जिसमें सबसे अधिक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेतक हैं वो कौन से तारे हैं दोस्तों, तो वो आपको पता है दोस्तों, वो सप्तऋषि हैं, आपने पढ़ी भी होगी 5-6 क्लास में, है ना। सप्तऋषि वो तारे हैं जो ध्रुव तारे की ओर संकेतक है ना दोस्तों, नॉर्थ पोल की तरफ। पोल स्टार जिसको बोलते हैं, है ना दोस्तों, पोल स्टार जिसको बोलते हैं, सॉरी नॉर्थ पोल मैंने कही, पोलर स्टार जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, वही पोलर स्टार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन से है दोस्तों, तो आपको पता ही हो गया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसके अलावा शनि ग्रह भी है, सॉरी शुक्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, और अपने अर्थ के पास एक उपग्रह है मून। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो जैसा कि हमें पता है कि आग के जितने निकट रहोगे ना उस पर ज़्यादा गर्मी लगेगी। ये अगर आपका सन है तो इसके सबसे निकट आपको पता है दोस्तों बुध ग्रह है, और इसके बाद आता है आपका शुक्र ग्रह। लेकिन यहाँ पे शुक्र ग्रह पे ही सबसे अधिक गर्मी क्यों है, सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र ग्रह ही क्यों है, इसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये मरकरी है दोस्तों, आपको पता ही है शुक्र ग्रह है, और इसके पास सबसे ज़्यादा CO2 है दोस्तों, है ना। CO2 इसके इन्वायरमेंट में सबसे अधिक है, सबसे अधिक। इसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको पता ही है कि CO2 गर्मी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मैटर हो रहा है, बड़ा सब्जेक्ट बन रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसी का इंक्रीमेंट है दोस्तों, CO2 का। तो CO2 सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है गर्मी के लिए, जो कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा है ना, याद रखिएगा। तो इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों, तो वह शुक्र ग्रह, आपको पता ही है, और जो कि पृथ्वी की बहन कही जाती है ना, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट भी है और चंद्रमा के साथ साथ आपको दिखाई देता होगा, शाम के समय में आप देखते होंगे सबसे निकट एक तारा दिखाई देता होगा, वो शुक्र ग्रह ही है एक्चुअली में दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। सुबह में भी जो कि आपको मॉर्निंग टाइम में दिख जाता होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चलने वाले प्रकाश समय लगभग कितना लेता है दोस्तों, पृथ्वी पर एक्चुअली सूर्य से जो लाइट आती है ना, प्रकाश की किरणें आती है ना, वो लगभग कितना समय लेती है सूर्य से आने में, तो दोस्तों वो 8 मिनट 11 सेकंड होता है, 8 मिनट 11 सेकंड, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इसके लगभग में कौन सा है दोस्तों, तो 8 मिनट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ मान लिया गया है, जो कि 1992 और 93 का प्रश्न है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब अब होता है 8 मिनट 11 सेकंड NCERT के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं बहुत सारे दोस्त कि 365 दिन करके चले आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 365 दिन 1/4, 365 1/4 दिन लगते हैं दोस्तों। 365 1/4 दिन लगते हैं दोस्तों। और ये जो 1/4 आते हैं ना दोस्तों, ये लीप ईयर से आते हैं। आपको पता है ये लीप ईयर होता है ना दोस्तों, 4 साल में एक बार, तो वही 4 साल में जो एक बार आता है ना, उसी को यहाँ लिया गया है 1/4, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.25 में लिखते हैं ना दोस्तों 1/4 को, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाएगा तो 0.00 हो जाएगा ना। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगी बहुत ईजिली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। 365.25 दिन, 25 दिन का मतलब होगा कि 1/4 दिन, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को मतलब एक तो याद कर लो, और दूसरी चीज़ है कि इसका स्पीड देखो। सबसे पहले कि देखो पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है ना, उसकी लगभग डायमीटर कितना होता है, जो विषुवत रेखा है उसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों, वो होता है 40,075 किलोमीटर। थोड़ा सा समझना इसको, 40,075 किलोमीटर होता है इसका डायमीटर टोटल, है ना। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में, 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। कितने, 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है ना। 23 घंटे 56 मिनट में क्या करती है, इसको, इस डिस्टेंस को तय कर लेती है, कवर करती है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति कितनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, तो जो पृथ्वी की परिक्रमा की गति होगी ना लगभग, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें, इसी को डिवाइड कर लें, इसको नीचे कर लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे एक्चुअली। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लें 23 घंटे 56 मिनट पे, इसको डिवाइड कर लें, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका 1674 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों ना। किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे, इसका स्पीड हो जाएगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति हो जाएगी, है ना। लगभग प्रति घंटा इतना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा ना। 60 से डिवाइड कर देंगे, इसी को 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा ना, क्योंकि ये घंटा है, इसको मिनट में कर लो। तो ये लगभग कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा दोस्तों, है ना। किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा दोस्तों, 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट। तो देखो दोस्तों पृथ्वी जो है परिक्रमा करने में लगभग 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से क्या होगी, रोटेट करेगी, है ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हम लोग अगर देखें 27.83, तो इसको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, दो को अभी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी तक ही था पहले, तो इस वजह से स्टार मार्क कर दिया है, तो आपको पता चल गया होगा। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी जो है 1 मिनट में 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट क्या होती है, दूरी तय करती है दोस्तों, याद रखिएगा 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे। तो दोस्तों देखो मरुभूमि कहाँ पे एक्चुअली होती है, सबसे बड़ा मरुभूमि कहाँ पे है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा, ये है डिजर्ट में। डिजर्ट वाला जो एरिया होता है ना, मरुस्थलीय एरिया, आपको पता ही है, सहारा डिजर्ट हो गया आपका। तो वैसे ही लगभग बहुत सारी मतलब ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कौन से मतलब एरिया पड़ते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 0 अंश अक्षांश के पास, तो 0 अंश अक्षांश के पास का मतलब क्या हुआ कि वो आपका पड़ जाएगा कौन सा एरिया, इक्वेटर वाला। तो क्या इक्वेटर के पास ऐसा होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इक्वेटर के पास ऐसा एरिया नहीं पड़ता है ना। इसके बाद देख लेते हैं, एक आपके यहाँ पे दिखा रहा है 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो दोस्तों 23 डिग्री अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये 50 डिग्री अक्षांश और 70 डिग्री अक्षांश तो दिखा रहा है ना, वो लगभग आपका जो पृथ्वी का जो एक गर्मी वाला हिस्सा होता है ना, इक्वेटर ये हो गया, इसके पास का हिस्सा ये वाला पड़ता है, इस वाले हिस्से में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आपको पता ही है दोस्तों, सबसे अधिक गर्मी जो पड़ती है वो इस वाले हिस्से में पड़ती है। तो इसी वाले रीजन में कहीं ना कहीं होगा दोस्तों, है ना। तो इसके ऊपर आप जाइएगा ना, इसके ऊपर तो आपका ये पड़ेगा 50 वाला
अक्षांश और इधर पड़ेगा मतलब 50 और 70 वाला अक्षांश इसके ऊपर ही पड़ेगा, है ना, 50 और 70 वाला। तो इसके मिडिल वाले पार्ट में कौन सा अक्षांश है दोस्तों, जबकि इक्वेटर बिल्कुल भी नहीं है, तो 23 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए इस अक्षांश पे कौन कौन सी मतलब ऐसी कॉन्टिनेंट में कौन कौन से ऐसे शहर हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो पड़ते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका दक्षिण अफ्रीका का सहारा हो गया, है ना, दक्षिण अमेरिका का ही एक है अटकामा हो गया, नामीब हो गया दक्षिण अफ्रीका वाला। इसी प्रकार के मरुस्थल है ना दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 20 से 30 के अक्षांशों में पड़ते हैं ना, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें आपका कैलिफोर्निया भी आ जाता है ना, साउथ उत्तरी अमेरिका का, सॉरी कैलिफोर्निया। तो ये सब रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर आप हमें भी बताएंगे। देखो ऑप्शन देख लेना, बहुत मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है ना, उसके रिलेटेड आप कितने पॉइंट्स जानते हो, कितने पॉइंट्स आपको याद है, वो ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, है ना। एक ऑप्शन तो एक यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने पॉइंट बनते हैं ना, वो भी आपको जानना चाहिए दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, है ना, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन होगा। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिव होगा एक्चुअली इस सेट का, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, सॉरी। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, शनि ग्रह को रिंग ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी अपना ब्लू प्लैनेट है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है, कितना टाइम लगाता है। तो दोस्तों शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगाता है दोस्तों, है ना, 5 वर्ष, 29.5 वर्ष लगाता है। जबकि हम लोग 365 1/4 दिन, है ना, 0.25 डेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही है। 29.456 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है एक्चुअली, ये इक्वल अगर बोला जाए तो, अर्थ से कंपेयर किया जाए तो, है ना, तो उसी को अप्रॉक्सिमेटली 0.5 कह दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। तो दोस्तों यूरेनस, आप देख रहे हो यूरेनस कहाँ पे है, सेकेंड लास्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 84 वर्ष लगाता है दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है ना दोस्तों, वो होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, है ना, स्टैंडर्ड टाइम। वो होता है प्रधान, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन टाइम, है ना। क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या देखते हैं कि जो अपना अर्थ का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों, तो वो इंग्लैंड के कौन सा है दोस्तों, रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी है दोस्तों, ग्रीनविच लेबोरेटरी है, उसी से होकर क्रॉस करता है दोस्तों। एक्चुअली में ये एक अर्थ के ये वाला जो लाइन है ना, पोल है, वो कहाँ से क्रॉस करता है दोस्तों, तो ये इंग्लैंड का जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है वहाँ से क्रॉस करता है दोस्तों। यहीं पे ये 0 डिग्री होता है, और इसके बाद इधर के साइड बढ़िएगा तो ये इस साइड में क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इधर के साइड भी आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो टोटल जाता है 180 डिग्री तक ले, आपको पता ही है। और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं ना, याद है ना आपको, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो 180 डिग्री तक ये वैरी करता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींची जाती है दोस्तों, तो ये प्रशांत महासागर से होकर एक्चुअली गुजरती है। क्योंकि आपको पता ही है कि अर्थ का जो सबसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मैं थोड़ा सा अलग कलर कर दूँ, ये वाला पार्ट है, तो ये इंटरनेशनल लाइन यहाँ पे होता है दोस्तों, है ना, इंटरनेशनल लाइन। ये एक्चुअली कोना में पड़ेगा, इंटरनेशनल लाइन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री होता है दोस्तों, और 180 डिग्री जो होता है ना, वही इंटरनेशनल लाइन होता है दोस्तों, डेट लाइन होता है। यहाँ के देखो, यहाँ तक अगर डेट 4 तारीख है ना, तो यहाँ इस लाइन को क्रॉस करते ही डेट 5 तारीख हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इस लाइन को क्रॉस इधर के साइड करिएगा तो, इधर के साइड करिएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका एक दिन पीछे चला जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये आपका यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है दोस्तों। चलिए ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है।
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रही है दोस्तों, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सबसे बड़ा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा दोस्तों? बी। क्योंकि ऑप्शन में आपको पता ही है एशिया सबसे बड़ा है, एशिया के बाद अगर कोई है तो दोस्तों वो है अफ्रीका, आपको पता ही है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगर वही मैं बात करूँ आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका आएगा, सेम रहेगा, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक सेम रहेगा। लेकिन जो ये 5 नंबर का होगा ना दोस्तों, वो एरिया वाइज तो कौन सा था? 5 नंबर पे आपका एरिया वाइज पड़ेगा अंटार्कटिका, लेकिन पॉपुलेशन वाइज क्योंकि अंटार्कटिका पे तो कोई पॉपुलेशन होती ही नहीं है, तो इस वजह से यूरोप हो जाएगा 5 नंबर पे, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे अंटार्कटिका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए ये भी जरूरी है आपका पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश कौन सा है? तो उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका चिली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या कहाँ पे है? तो वो है इंडोनेशिया में दोस्तों, याद रखेगा। इंडोनेशिया आपको पता ही है मलाक्का स्टेट से इन करता है, उसमें है ना, हिंद महासागर से नीचे है। तो दोस्तों ये आपको पता ही है इंडोनेशिया पे सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि द्वीपों की संख्या कितनी है तो वो हो जाएगी आपकी 17,508 दोस्तों, याद रखेगा। थोड़ा ये विजिबल नहीं है, मैं अच्छे कलर से कर दे रहा हूँ। 17,508 द्वीप है दोस्तों टोटल, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। वही अगर मैं फिलीपींस की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7,641 द्वीप है। मालदीव में 1,192 द्वीप हैं और क्यूबा पे 4,195 द्वीप है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द्वीप सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों? तो वो है इंडोनेशिया, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ द्वीप आइलैंड है ना। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। बोर्निया, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोर्निया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों इन चारों में से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित का मतलब होता है दोस्तों जिसके पास कोई दूसरा लैंड वाला क्षेत्र ना हो, मतलब कि कोई दूसरा बॉर्डर शेयर ना कर रहा हो लैंड से, है ना। चारों तरफ समुद्र हो, पानी ही पानी हो, इसका मतलब होता है सीमा रहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जापान सबसे बड़ा है सीमा रहित देश में। इसके बाद आपका फिलीपींस हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा दोस्तों रेस्पेक्टिवली। चलिए अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। ये एक्चुअली दोस्तों वोल्केनो से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है उसकी प्रक्रिया से, क्योंकि अग्नेय चट्टान जो बनते हैं ज्वालामुखी के फटने से, उससे जो लावा निकलता है दोस्तों मैग्मा से, उसके से ही बनता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औषधि शैलों के लिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित है, ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित होती है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है दोस्तों? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है दोस्तों, है ना। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, सिसिली द्वीप पर। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, है ना। चलिए जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों? 3,350 मीटर है, याद रखिएगा इसकी ऊंचाई। ये भी शायद एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये दोस्तों याद रखें कि एक एक्टिव ज्वालामुखी जो होता है ना उसका ही है, वो एक्टिव ज्वालामुखी है दोस्तों, याद रखिएगा। माउंट एटना एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली में स्थित है दोस्तों, जिसकी हाइट 3,350 मीटर है। चलिए मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो जिंदा हो ज्वालामुखी, है ना, जिससे अभी भी आग निकल रहे हो, तो वैसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
यहाँ तक कि अपना जो अंडमान निकोबार वाला द्वीप है वहाँ पे भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, है ना। उसका नाम क्या है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए, वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसमें परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2004 में दोस्तों हिंद महासागर में क्या आया था, एक भूकंप आया था जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था दोस्तों। वो नुकसान क्या था वही सब यहाँ दिया गया है और उसमें से कुछ गलत भी बताया गया है, तो वही हमें ढूंढना है कि कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधोगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भराव रेखा का 15 मीटर का खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही रीजन था। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी में समुद्र में डूबे हुए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वहाँ पे लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स ही लोग क्या हुए थे, मरे थे दोस्तों। 2 लाख के अप्रॉक्स, है ना। तो यहाँ पे जो 50 लाख लिखा हुआ है कुछ ज़्यादा ही अमाउंट लिखा गया है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्चुअली इंडोनेशिया का जो एरिया है ना उधर के साइड वो भूकंप आया था हिंद महासागर में दोस्तों, है ना, जिसकी तीव्रता तो बहुत ही ज़्यादा थी। लगभग 9.1 से 9.3 ऐसा बताया गया था, है ना। 9.1 से 9.3 तक का बताया गया था तीव्रता भूकंप की, और इसमें लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, है ना। तो ये सिचुएशन रहा था, ये बहुत ही भयानक हुआ था दोस्तों। इसके अलावा देख लें तो बांग्लादेश में बहुत कम लोग आहत हुए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व के सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो दोस्तों विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, K2 हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब जो पर्वतें हैं वो कौन से श्रेणी में आती है दोस्तों। तो ये आती है नवीन मोरदार पर्वत में। जो हिमालय श्रेणी है ना दोस्तों ये इसी में पड़ता है। हिमालय श्रेणी ही नवीन मोरदार पर्वत है दोस्तों, और हिमालय श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटियाँ हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सर्वाधिक लंबी दोस्तों पूछ रहा है ना, तो सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों, तो वो है एंडीज की पहाड़ियाँ, है ना, याद रखिएगा एंडीज। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एंडीज आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों, है ना, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये सबसे लंबी माउंट रेंज है, याद रखिएगा, है ना, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों, तो ये 7200 किलोमीटर के लगभग है ना, याद रखिएगा 7200 किलोमीटर के लगभग। वही अगर हम लोग बात कर ले रॉकीज माउंटेन्स की, तो ये आपकी ये तो पड़ता है साउथ अमेरिका में, और ये पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका में ये पड़ता है। और इसके अलावा आपको हिमालय तो पता ही है दक्षिण एशिया में पड़ता है, भारत के उत्तरी सिरे पर है ना, भारत के उत्तर साइड में है, नॉर्थन में है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी 2500 किलोमीटर के लगभग है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो दोस्तों कोकस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है ना, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। मध्य अमेरिका मतलब जहाँ पे आपका ये ऐसा जॉइंट हो रहा हो ना, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ करके जॉइंट हो रहा ना, तो यहीं पे वो प्लेट है दोस्तों, है ना, इन दोनों के बीच। यहाँ ये वाला आपका पूरा हिस्सा कौन सा होता है, पैसिफिक ओशियन हो जाता है, और ये वाला आपका प्रशांत प्लेट, ये मध्य अमेरिका वाला हिस्सा हो जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। रस्ट बाउल किस से संबंधित है दोस्तों, तो ये एक्चुअली ग्रेट लैक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग प्रदेश दोनों से संबंधित है दोस्तों, है ना, ये दोनों से संबंधित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये एक्चुअली यहाँ पे लोहा उत्पादन करने का आर्थिक क्षेत्र है ना, ये भी याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो क्षेत्र हैं वो इसमें आपका मिशिगन आ गया, ओहियो आ गया, पेंसिल्वेनिया आ गया, इलिनॉयस आ गया, इंडियाना आ गया, ये सब इसी क्षेत्र में शामिल है दोस्तों, है ना। चलिए किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है दोस्तों, किलिमंजारो, तो किलिमंजारो एक वोल्केनो है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, एक वोल्केनो है ना।
ज्वालामुखी है दोस्तों, है ना। चलिए, ये एक तंजानिया के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों, तंजानिया में स्थित है वोल्केनो किलिमंजारो, तंजानिया में यहाँ लिख दे रहा हूँ। तंजानिया में स्थित है दोस्तों, है ना। चलिए, ये एक ज्वालामुखी है। गोबी का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये चीन में स्थित है गोबी का मरुस्थल, गोबी डिजिट, जो उत्तरी चीन, जो चीन का जो उत्तरी हिस्सा पड़ता है ना दोस्तों, उत्तरी हिस्सा ऐसे वाला, उत्तरी वाला हिस्सा जो पड़ता है ना चीन का, और उसके ऊपर क्या है दोस्तों? तो ये मंगोलिया वाला पार्ट है। तो मंगोलिया का दक्षिणी हिस्सा और चीन का उत्तरी हिस्सा, यही दोनों वाले रीजन में आपका ये पड़ता है गोबी का मरुस्थल, है ना, गोबी डिजिट पड़ता है दोस्तों। चलिए, ये एक विशाल मरुस्थल है दोस्तों, बहुत बड़ा मरुस्थल है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो दोस्तों ये स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। ये गोल्ड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, गोल्ड और हीरा के लिए भी एक्चुअली ये प्रसिद्ध है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश कौन सा है दोस्तों? जहाँ के चारों तरफ लैंडलॉक हो, वो कौन सा देश है दोस्तों? वही हमें बताना है। चारों तरफ लैंडलॉक से वो कंट्री घिरा हुआ हो, उसी को हम लोग स्थलरुद्ध कहते हैं ना। चारों तरफ लैंड हो, चारों तरफ। तो बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन। आपने यूक्रेन का वार हो रहा था, अभी भी हालांकि शायद चल ही रहा है रसिया के साथ, तो उसमें आपने इसको अच्छे से देखा भी होगा कभी कि यूक्रेन जो है दोस्तों, वो आपका एक सागर से ये क्या होता है, टच करता है इसका सीमा, है ना, काला सागर से दोस्तों। काला सागर से क्या करता है, ब्लैक सी से इसका एक हिस्सा टच करता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ हंगरी की, तो ये दोस्तों चारों तरफ से लैंडलॉक है ना हंगरी, जो आपका यूक्रेन भी इसी के पास में है, रोमानिया आ जाता है, फिर उधर सर्बिया हो जाता है। तो ये सब चारों तरफ से इसके घिरे पड़े हैं, चारों पांचों तरफ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इजराइल के बारे में पूछ रहा है। अब इजराइल का अगर आपको मैप पता है तो आपको आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे दोस्तों। इजराइल क्या है, एक पश्चिमी एशियाई का सागरीय तट है दोस्तों, भूमध्य सागरीय तट देश है, जिसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ती है, लगती है, और उत्तरी सीमा लेबनान से पश्चिमी सीमा आपकी भूमध्य तटीय सागर है इधर के साइड। आपको पता ही है, इसका भी एक देश से बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो रहा था पिछले साल। फिर आपका इसकी पश्चिमी अगर सीमा भूमध्य सागर से तो जुड़ती ही है, फिर उत्तरी सीमा की बात करें तो लेबनान से लगती है दोस्तों। उत्तरी पूर्वी सीमा जो है वो सीरिया से लगती है, और पूर्वी सीमा जो है दोस्तों पूरी तरीके से वो लगती है आपकी जॉर्डन से। वही अगर दक्षिणी पश्चिमी सीमा की बात कर लीजिए तो वो इजिप्ट से लगती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर को कहा जाता है। पामीर की पठार जो है विश्व की छत के रूप में जानी जाती है के नाम से। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम दोस्तों श्रीलंका है। श्रीलंका को ही पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या है कि विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है, आपको पता ही है। और इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो गेटवे ऑफ एशिया, हिंद महासागर की मोती, और गेटवे ऑफ इंडिया, एशिया कहा जाता है दोस्तों ना, एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया का प्रवेश द्वार श्रीलंका को ही कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और हिंद महासागर का मोती भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है इसी को दोस्तों ना। तो 3 नाम से एक श्रीलंका जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो दोस्तों आपको पता ही है कि पृथ्वी पर लगभग पानी कितना है, 2/3 भाग है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल कौन से हैं? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट सबसे निकट स्थल कौन सा है पृथ्वी के केंद्र के? तो दोस्तों वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, है ना, नॉर्थ पोल हो जाएगा दोस्तों, जो कि सबसे निकटतम है। लगभग 4 किलोमीटर की गहराई है दोस्तों। आर्कटिक जो महासागर है
उत्तरी ध्रुव के पास, तो उसके तली में 4 किलोमीटर की गहराई पे, जो कि पृथ्वी के केंद्र से लगभग कितनी दूरी है दोस्तों, तो ये हो जाती है 6553 किलोमीटर दोस्तों, है ना, से इतनी दूरी है 6553 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ से इसकी दूरी हो जाती है 6553 किलोमीटर। चलिए, 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणीय के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करते हैं। यह कटक कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात कर लूँ मध्य महासागरीय कटक की, तो ये ग्लोब के चारों ओर लगभग आपका 40,000 मील, जिसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो आपका 40,000 का 64,000 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, जिसकी लंबाई फिर अटलांटिक में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भीय लक्षण है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, लक्षण है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों? तो ये एक महासागरीय धारा है। एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोरिडा की धारा जब एटलिंसा धारा का वो जो को मिलाकर क्या होता है, हैट्रस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और ये गर्म होती है जल इसका, और ये संयुक्त जो अमेरिका है दोस्तों, उसी के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा दोस्तों। जो फ्लोरिडा की धारा है वो जब एटलिस की धारा को मिलाकर और फिर हैट्रिस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो उसी को हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रैंड कैनियन है दोस्तों। ग्रैंड कैनियन एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में जो कोलोराडो नदी है ना, उसी पे स्थित एक खड्ड है ना, जॉर्ज जिसको बोलते हैं। इसकी लंबाई टोटल 446 किलोमीटर है दोस्तों, टोटल 446 किलोमीटर है दोस्तों। और चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए तो 4 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक चौड़ाई इसकी है दोस्तों। अगर वही गहराई की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर इसकी गहराई है दोस्तों। जी हाँ, 1.6 किलोमीटर गहरा है, डीप है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है दोस्तों। इसका कमेंट में आप हमको ज़रूर आंसर बताएंगे। इसके रिलेटेड जो भी आपको पता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको इसका आंसर पता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है दोस्तों, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे हिंद महासागर में दोस्तों, वहीं सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है दोनों नदियाँ मिलके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, फिजी द्वीप अवस्थित है दोस्तों। फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर का ही एक द्वीप राष्ट्र है दोस्तों। यह वानुवाती के पूर्व, टोंगो के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। टोंगो आपने सुना ही होगा, टोंगो गणराज्य एक्चुअली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। स्वेज कैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैनल है दोस्तों, जो कि यूरोप को अपना हिंद महासागर से कनेक्ट करती है दोस्तों। जो अपना इंडिया से व्यापार होता था ना पहले, जो यूरोपियन थे, अंग्रेज थे, वो वही इसको चालू करवाए थे दोस्तों 1669 में, है ना, सॉरी 1869 में। ये एक्चुअली जो स्वेज कैनल है ना दोस्तों, ये बनना स्टार्ट हुआ था 1859 से। ये बनना स्टार्ट हुआ था और इसको बनकर तैयार जब हुआ था ना, ये 1869 में बनकर तैयार हुआ था और उसी समय से इसको चालू किया गया शिप के लिए, है ना। जो कि आपका जो पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज आते थे ना शिप से, वो साउथ अफ्रीका को ऐसे पार करते हुए आते थे, ऐसे करके फिर इंडिया आते थे, है ना। लेकिन जब ये स्वेज कैनल बन गया ना, यहाँ से स्वेज कैनल बन गया ना, यहाँ से जब स्वेज कैनल बन गया ना, तो ये सीधा सीधा इनको ये वाला जो डिस्टेंस था वो एकदम नहीं करना पड़ता था, यहाँ से सीधे निकल जाते थे। तो आधा से अधिका इनका जो डिस्टेंस था ना कवर करने का, वो लगभग ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ से बहुत ही आसान होती थी, बहुत ही कम टाइम में ये लोग यूरोप तक पहुँच जाते थे अपने देश से।
कोई भी माल ले जाना होता था, सामान वामान कोई भी चीज़ आना जाना होता था, तो ये सारी चीज़ें इससे होती थी। और ये स्वेज कैनल दोस्तों रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे रेड सी हो जाएगा और यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो जाएगा दोस्तों, यही दोनों को कनेक्ट करता है ना। भूमध्य सागर हो जाता है इधर और इधर लाल सागर हो जाता है, इन्हीं दोनों को ये कनेक्ट करता है दोस्तों। याद रखेंगे इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये टाइम टू टाइम बढ़ते रही है, तो इसका अभी टोटल लंबाई जो है दोस्तों वो 193.30 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखेगा 193.30 किलोमीटर है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों, पनामा नहर भी है, ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। पनामा नहर जो है वो अमेरिका में है एक्चुअली। ये जो आपका है ना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो इसको एक कनेक्ट करने वाली वो है जलसंधि है दोस्तों, है ना। आपको पता ही है स्थल जलडमरू है जो कि इस दोनों को कनेक्ट करता है, इसी को हम लोग एस्थमस भी कहते हैं, स्थल जलडमरू, जो कि दो बड़े बड़े स्थल भूभाग को क्या करता है, कनेक्ट करता है आपस में, है ना। तो यही चीज़ें थी दोस्तों, अलग करता है एक्चुअली में। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये यहीं पे स्थित है दोस्तों, है ना, यहीं पे स्थित है। चलिए मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो दोस्तों मलक्का जल संयोजक जो है वो आपका मलक्का स्ट्रेट, जो कि आपने पढ़ी होगी कि जो पुर्तगाल थे वो मलक्का स्ट्रेट को जब कब्जे में ले लेते हैं अल्बुकर्क की टाइम में, तो क्या होता है उन्होंने इंडोनेशिया वाले एरिया को पूरा कवर कर लिया था और वहाँ से साउथ चाइना जो सागर है उसको भी कवर कर लिया था ना, वहाँ की बिजनेस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ओजोन परत बताती है दोस्तों, ओजोन परत क्या बताती है, तो आपको पता ही है दोस्तों ओजोन और परत जो है वो कौन से मंडल में होती है दोस्तों, ये समताप मंडल के निचले भाग में होती है, जिसका जो लगभग ऊंचाई होता है ना वो 15 से लगभग 50 के अप्रॉक्स तक जाता है, 50 के अप्रॉक्स तक जाता है मैक्सिमम, है ना। तो ये जो इन बिटवीन है ना वो 15 से आप 35 तक बोल सकते हो, तो इसमें लगभग आ जाएगा आपका 15 से 25 किलोमीटर ऊपरी तक ये होता है। एक्चुअली सप्ताप मंडल का वो बात था कि 50 तक होता है, लेकिन ये जो वायुमंडलीय होता है ना, क्योंकि ये सबसे निचले भाग में होता है, समताप मंडल के सबसे निचले भाग में, तो ये 15 से 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए और आपको पता ही है वायु जो ओजोन लेयर है वो जो सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको वो रोकता है दोस्तों, जो हमारे शरीर स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ना, याद रखिएगा। और ये CO2 जो है वो उसको बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है, CO2 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो है, रिएक्टिव है, मतलब CO2 इसको ख़त्म करता है। चलिए पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 50 तक तो आपका समताप मंडल है और उसके सबसे निचले भाग पे ओजोन परत है दोस्तों, तो ये 10 से 20 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और रेगुलर हम लोग अब प्रयास करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक वाइज कराएं। इसके पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के भी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी भी चलेगी दोस्तों, साथ ही साथ और भी सीरीज वाइज आती रहेंगी वीडियोस, तो आप जरूर देखेंगे दोस्तों। BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।